अस्सलाम वालेकुम। हमतन गोश में खुश आमदीद। तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल हमतन गोश को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया। लहू के ताजरों की सफाकी और स्याहकारियों की लहू रंग दास्तान। लम्हा लम्हा दहशत, लम्हा लम्हा मौत की तरफ बढ़ती हुई कहानी। लहू के ताजर। किस नंबर 9। उसने बमला को बीच वाले जीनों की तरफ भेज दिया कि वो नज़ीर को छुट्टी दे दे। फिर उसने अपने लिए प्याली में कॉफ़ी उडेली और सोफे की पुश्तगाह से टिकते हुए आंखें मूंद ली। वो सोच रहा था कि कमाल को और किस तरह से सज़ा दी जा सकती है। जिस्मानी तौर पर तो वो उसे तोड़ चुका था। उसे यकीन था कि ज़हनी तौर पर भी कमाल अब किसी काबिल नहीं रहा। वो सोच रहा था कि जब वो पूरी तरह निमट चुकेगा तो कमाल का क्या बचेगा, महज सिर्फ और सिर्फ ढांचा। उसे यकीन था कि आखिर में कमाल अंदर से बिल्कुल खाली होगा, बिल्कुल खाली, खोखला इंसान। एक इंसान को कुचलना कोई मुश्किल काम तो नहीं, और वो भी खोखले इंसान को। उसने आंखें खोलीं तो नज़ीर करीब ही खड़ा उसे बगौर देख रहा था। उसके चेहरे पे अजीब सा तासुर आ रहा था। क्या मसला है नज़ीर? उसने आहिस्ता से पूछा। कुछ नहीं, चेहरे से तो कुछ और लग रहा है। नज़ीर नज़रें चुराने लगा। मैं सोच रहा था जब तुम इस तरह आंखें बंद करते हो ना तो क्या सोचते होगे। बहुत खुशगवार सोचें होती हैं मेरी उस वक्त जब मैं आंखें बंद करके चुप करके बैठ जाता हूँ। क्या चेहरे पर उनका अक्स नज़र नहीं आता तुम्हें? नहीं तो फिर क्या नज़र आता है? मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता कि मैं क्या देखता हूँ। क्या तुम्हें मेरे चेहरे से खौफ आता है? अगर मैं तुम्हें जानता ना होता ना तो यकीनन मुझे खौफ आता। गुड, अब मैं ज़रा क्लासरूम में जाता हूँ, तुम यहीं ठहरो। क्लासरूम की तरफ बढ़ते हुए अशोक को अपने जिस्म में सनसनी सी दौड़ती हुई महसूस होने लगी। राहदारी में दरवाजे के सामने उसके जूतों से टूटे हुए शीशे के टुकड़े टकराए। उसने दरवाज़ा खोला और स्विच दबाकर रोशनी कर दी। उसने इधर उधर गौर से देखा, तलबा का जायज़ा लिया। उनमें से कुछ नींद भरी नज़रों से अभी उसे तकते चले जा रहे थे। बिलाखिर उसकी नज़रें क्लासरूम के सामने वाले हिस्से में जा पड़ी जहाँ पर सूफिया बैठी थी। उसने नाजिया को अपनी बाहों में समेटा हुआ था और उसे सुलाने की कोशिश करती थी। नाजिया ने सर उठाकर उसे देखा और उसकी आंखों में दहशत झलकने लगी। उसकी आंखों में अब भी आंसू थे। उसे देखकर और पहचान कर उसके हलक से अचानक से चीख निकल गई। वो मुस्कुराया। मैं तो बस अपने दोस्त कमाल रशीद का हाल चाल पूछने आया था। सुना है ये गिर गया है, ठीक तो है ना, या ख़त्म हो गया? सूफिया के बेतासुर चेहरे से नफरत झलकने लगी। खुदा के लिए हमारा पीछा छोड़ दो। जो कुछ तुम अब तक कर चुके हो ना, क्या वो अपने लिए काफ़ी नहीं? ये सवाल तो मैं इस टीचर से करने आया हूँ कि मिजाज कुछ ठिकाने आए इसके या नहीं। वो कमाल की तरफ तेज़ी से बढ़ा जो फर्श पर साकित पड़ा था। उसका सर अलबत्ता आहिस्ता आहिस्ता इधर से उधर हिलता था। शायद वो अभी होश में आ रहा था। बाबर ने घुटनों के बल झुकते हुए उसके रुखसार पर जोरदार थप्पड़ मारा। कमाल की आंखें अचानक से खुल गईं। चंद लम्हों में बाबर को यकीन हो चला कि वो उसे पहचान चुका है। कहो मिस्टर कमाल, कुछ तसल्ली हुई या नहीं? उसने निहायत बेरहमी से सवाल किया। ये सूफिया तो कहती है कि बहुत हो गया, लेकिन मेरे ख्याल में तुम्हारे लिए सिर्फ इतना तो काफ़ी नहीं ना। वो झुककर कमाल की आंखों में गौर से देखता चला गया जो पलके झपकाए उसे तक रहा था। कमाल के होंठ भिजे हुए थे लेकिन चेहरा बिल्कुल बेतासुर था। उसकी आंखों में अजियत के सिवा कुछ भी न था। मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि तुम्हारी स्टूडेंट मुझे बहुत पसंद आई। लुत्फ़ आ गया, लुत्फ़। उसने एक और वार किया। क्या तुम खुद भी कभी आजमाओगे? कभी आजमा के तो देखो। उसे तवक्को थी कि अब वो पलके झपकने लगेगा, मगर ऐसा ना हुआ। अब उसके अंदर तेज़ गुस्सा उबलने लगा था। ये बात करके उसकी तौहीन हो रही थी कि उसकी बात का कोई असर नहीं था। अचानक से वो मज़ीद गुस्से में आ गया। वो उठकर सूफिया की तरफ तेज़ी से बढ़ा।
उसने उसको बाजू से थाम लिया। सूफिया ने झटके से अपना बाजू छुड़ाने की कोशिश भी की। अपने गंदे हाथ पीछे हटाओ, सूफिया चिल्लाई। मत छुओ मुझे, करीब मत आओ मेरे। बाबर ने उल्टे हाथ का एक थप्पड़ रसीद किया। उसने झटके से उसका रुख अपनी तरफ करके उसके गिरेबान पर हाथ डालना चाहा। अगले ही लम्हे चरर की आवाज़ के साथ सूफिया की कमीज सामने से फटती चली गई। बाबर अब हाँप रहा था। सोचता हूँ अगली बार इसे अपनी कुर्बत से नवाजूं, उसने कमाल से कहा। वैसे मैं गौर से देख रहा हूँ कि इसमें क्या रखा है। कुछ भी तो नहीं, लेकिन तुम माइंड तो नहीं करोगे मिस्टर कमाल? नहीं करोगे ना माइंड, क्योंकि अब ये मेरी है। वो बेतासुर निगाहें अब भी उसे घूरती थी। अब भी कोई रद्द अमल जाहिर नहीं हो रहा था। ये कैसा अजीब माहौल था। बाबर का अब गुस्से से बहुत बुरा हाल था। सूफिया उसकी टांगों को नोच खसोट कर रही थी। उसने उसके बाल मुट्ठी में पकड़कर जोर से झटका देना चाहा। उसके हाथ अचानक से रुक गए। वो बेबसी से घुटनों के बल बैठी थी। इसको तो मैं बात के लिए बचा रखूं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, उसने कमाल से आहिस्तगी से कहा। ऐसी गई गुजरी भी नहीं है ये। तुमने कभी इसको इस अंदाज से देखा है? नहीं ना। उसने सूफिया के बाल थामकर पीछे की तरफ झटका दिया। यूं उसकी कमर में झटका आ गया। बाबर ने एक मकरूह कहका लगाया और सूफिया को परे धकेलते हुए दोबारा कमाल की तरफ बढ़ने लगा। उसने अपना घुटना कमाल के चेहरे पर जोरदार तरीके से मारा। कमाल का चेहरा एक झटके से पीछे की तरफ हट गया और उसकी नाक से तेज खून की लहर जारी हो गई। वो दीवार की तरफ लुढ़क गया। बाबर अब जैसे मुतमईन नजर आता था। वो नीचे गिरी हुई सूफिया को फलांग कर दरवाजे की तरफ तेजी से बढ़ा। बाहर जाने से पहले उसने लाइट ऑफ कर दी और पलट कर चिल्लाया, शब बखैर, हैव अ नाइस नाइट। बाहर हॉल में नज़ीर उसका मुंतज़िर खड़ा था। नज़ीर लाउंज की तरफ जाते हुए उसके साथ साथ चलने लगा। मैंने तुम्हें वहीं ठहरने को कहा था, तुम यहाँ करीब क्यों आ गए? बाबर ने सख्त लहजे में कहा। तुमने मुझे नर्वस कर दिया था, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे चला आया। वो कमरे में दाखिल हुए और सोफे पर बैठ गए। नर्वस होने की कोई ज़रूरत तो नहीं थी। तुम बहुत ज़्यादा दबाव डाल रहे हो उन पर, नज़ीर ने कहा। आगाज़ तुमने किया था, अंजाम की तरफ मैं ले जाऊंगा। बात ख़त्म। मैं उसे झुका नहीं सका। वो बहुत ज़िद्दी है। और सुनो, अब वो बहुत ज़्यादा झेल सकता है और वो ख़तरनाक भी साबित हो सकता है, हमारे लिए भी और अपने लिए भी। तुम इस बात की बिल्कुल फ़िक्र ना करो। वो हमारे लिए ख़तरा नहीं बन सकता अब। इससे पहले ही वो मर चुका होगा। क्या समझे तुम? काश ऐसा ही हो। बाबर सोफे पर लेट गया और आंखें बंद कर ली। ये इशारा था इस बात का कि अब गुफ्तगू की कोई गुंजाइश नहीं। नज़ीर कुर्सी में बैठा उसे गौर से देखता जा रहा था। उसे अब ये शख्स और ज़्यादा बुरा महसूस होने लगा था। वो सर्द मिजाज प्रोफेशनल साबित नहीं हुआ था। वो जो कुछ भी कर रहा था ना, वो सिर्फ ऑपरेशन की कामयाब तकमील के लिए नहीं था। उसके लिए अपनी अना बहुत ज़्यादा अहम थी। लगता था उसके अंदर गलाजत और बेपनाह नफ़रत भरी हुई है और इस गलाजत और नफ़रत से कोई भी महफूज नहीं रह सकेगा। वरना तमाम यरगमालियों से उसका कोई ज़ाती ताल्लुक़ तो बिल्कुल न था, लेकिन वो उन्हें जानबूझकर अजियत पहुंचा रहा था। ये प्रोफेशनलिज्म बिल्कुल नहीं था। उसने तल्खी से सोचा, ये कुछ और है। नज़ीर को यकीन था कि उसका ख्याल बिल्कुल दुरुस्त है। किसी भी शख्स को एक हद तक ही धकेला जा सकता है। पाँव के नीचे दब कर तो चूंटी भी काट लेती है। कमाल तो एक फिर मजबूत और जरी इंसान साबित हुआ था। खुद उसकी बर्दाश्त की भी कोई हद तो थी ना। वो बेरहमी के मुजाहरे एक हद तक ही देख सकता था। मास्टर कमाल आखिरकार एक इंसान था, कोई चूहा तो न था। बाबर उसके साथ बिल्ली चूहे का खेल खेलता था और नज़ीर चूहे के खाए जाने का मंजर नहीं देखना चाहता था। उसको एक और ख्याल सूझा। बाबर के बिल्ली होने में तो कोई शक न था, लेकिन क्या मास्टर कमाल वाकई चूहा था? उसको गोली लगी थी, उसे मारा भी बहुत गया था, लेकिन वो अपनी जगह डटा खड़ा था। वो अपने मौक़िफ़ से 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार न था। मुमकिन था वो कोई वक्ती रद्द अमल दिखाता हो। कुछ भी हो, नज़ीर के लिए ख़तरे की घंटी बज रही थी। वो नहीं चाहता था कि कभी बाबर और कमाल में तसादम हो और वो सब के सब इसमें मुलव्विस हो जाएं। नज़ीर ने पाँव फैला लिए और फिर आंखें बंद कर लीं। उसके पास सोने के लिए 4 घंटे की मोहलत दरकार थी। उसने सोचा, सब कुछ सोचने में वक्त क्यों ज़ाया किया जाए, क्यों ना थोड़ा आराम कर लिया जाए। कमाल ने अपनी नज़रें दीवार पर जमाईं और पलकें झपकानी चाहीं। नाक से जारी होने वाला खून अब तकरीबन रुक चुका था।
वो दीवार के साथ लगा लेटा पड़ा था। सांस वो मुंह से ले रहा था। वो ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहा था कि उसे मज़ीद कितना नुकसान पहुंचा था। ये तय था कि उसकी नाक तबाह हो चुकी थी, अलबत्ता मुंह और दांत अभी तक सलामत थे। लातें उसने ज़्यादातर अपने सीने पर खाई थी। वो उसी वक्त बाबर के पीछे चला जाता, लेकिन नक्सीर फूटने के साथ साथ उसकी आंखों से आंसू जारी थे। वो कुछ देखने के काबिल भी न रहा था। तकलीफ़ ने उसे मोहलत ही न दी, और जब मोहलत दी तो उसे मालूम हो चुका था कि बाबर उससे बहुत ज़्यादा दूर जा चुका है। वो घिसटता हुआ सूफिया की तरफ चला गया। वो दोनों घुटनों में सर दिए बैठी थी। उसका जिस्म सिसकियों से लरज़ रहा था। उसने चादर में फटी हुई कमीज़ को छुपा लिया। उसने नरमी से उसके सर को सहलाना चाहा। उसने सर उठाया तो उसकी आंखों में गौर से झांकने लगा। उसकी बाईं आंख सूज गई थी। होंठों के बाएं गोशे पर खून की पतली सी लकीर भी नज़र आ रही थी। मेरी नाक और तुम्हारी आंख, क्या खूबसूरत जोड़ी है ना? कमाल ने उसे बहलाने की एक नाकाम सी कोशिश की। शुक्रिया, क्यों ना हम दोनों खड़े होने का तजर्बा भी कर लें, देखो तो फिर क्या होता है। सूफिया ही पहले उठी, फिर उसे सहारा देकर खड़े होने में मदद देने लगी। कमाल को अपनी मतली का एहसास नहीं हो रहा था, लेकिन वो बहुत कमज़ोरी महसूस करता था। वो बमुश्किल 1 मिनट ही खड़ा रहा, फिर बैठने पर मजबूर हो गया। एक वक्त था कि मुझ पर बड़ी से बड़ी तकलीफ़ का असर नहीं हुआ करता था। उसने कमज़ोर आवाज़ में कहा, लगता है अब मैं कुछ बूढ़ा हो चला। सूफिया ने गीले कपड़े से उसका चेहरा साफ़ किया। फिर कमाल ने सूफिया का चेहरा साफ़ किया। अब उसके बाजू की पट्टी भी बदली जानी थी। ज़ख़म की सफाई बहुत तकलीफ़देह मरहला था। वो दांतों से होंठ को काटता रहा, लेकिन फिर भी पुरसुकून नज़र आता था। दर्द अब पहले जैसा तो बिल्कुल न था, या फिर वो उस दर्द का आदी हो चुका था। उसने अपने बाएं बाजू पर नज़र डाली तो उसे एहसास हुआ कि ये हाथ बेकार हो चुका। पहले तो वो उसे हिला जुला सकता था, लेकिन अब वो बिल्कुल बेजान अंदाज में लटकता था। वो कोशिश के बावजूद भी उसे ज़रा सी हरकत भी नहीं दे सकता था। सूफिया दूसरी पट्टी करने में मसरूफ़ अमल थी। कमाल ने नीम तारीक कमरे की तरफ रुख करके पुकारा, रईस, रईस। अगले ही लम्हे एक साया उसकी तरफ को चला आया। जी सर, आप ठीक तो हैं ना सर? रईस के लहजे में कुछ तशवीश भी थी। वक्त के साथ साथ बेहतर होता चला जाऊंगा इंशाअल्लाह, कमाल ने कहा। मुझे अफसोस है। नहीं सर, अफसोस तो मुझे है, अपनी हर बात पर, हर कोताही पर और हर उस बात पर जो मैंने आपसे कही। अब मैं शर्मिंदा हूँ। मैंने सोचा भी ना था कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। कमाल उसे मनफी सोच और दहशतगर्दी के मुतालिक अच्छी तरह से समझाना चाहता था। वो अच्छा मौका था। रईस पहली बार बात सुनने के मूड में कुछ नज़र आता था, लेकिन कमाल ने इस लम्हे को भी गुजर जाने दिया। इतना बड़ा अमली तजर्बा कोई मामूली बात तो न थी। लड़का अब खुद भी बहुत कुछ समझ सकता था। उसे बहुत महंगा सबक मिला था। मुझे तुम्हारी मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसने कहा। तुम्हारे साथियों का क्या हाल है? वो बहुत डरे सहमे लगते हैं। जब से वो शख्स बाबर यहाँ से गया है, किसी के मुंह से आवाज़ भी नहीं निकलती। उस वक्त से अब तक कोई सोया भी न था। सब बैठे हुए फर्श को घूरते हैं। वो तो एक दूसरे की तरफ देखने से भी डरते हैं और सब खामोश बैठे हैं। कमाल ने सोचा, इंसान की दरिंदगी का मुजाहरा ऐसा ही खौफनाक हुआ करता है। इसके बावजूद उन लोगों का हौसला काबिले सताइश था। तुम इसे शौक समझते हो रईस? उसने पूछा। रईस ने असबात में सर हिला दिया। तुम्हारे ख्याल में उनमें से कुछ शौक की हालत में है? मेरे ख्याल में किसी का भी ऐसा हाल नहीं है सर। ऐसा करो, तुम जाकर दोबारा जायज़ा लो, गौर से अच्छी तरह से सबको देखो, बात करके भी चेक कर लो। ये काम बड़ी खामोशी से होना चाहिए। चेक करके मेरे पास खामोशी से वापस चले आना। रईस ने सर को तफहीमी जुम्बिश दी और तलबा की तरफ चल पड़ा। सूफिया ये गुफ्तगू खामोशी से सुनती रही। वो बदस्तूर पट्टी तब्दील करने में मसरूफ़ थी। रईस के जाने के बाद उसने उससे सवाल किया, हमें और इंतज़ार नहीं करना चाहिए? क्या ख्याल है तुम्हारा? मैं समझ गया हूँ कि ये बाबर क्या करना चाहता है। वो मुझे तोड़ने की कोशिश में मसरूफ़ है, कमाल ने कहा। वो यहाँ आता रहेगा, बार बार आएगा। वो हरकत करेगा जिससे मैं तंग होता हूँ, जिससे उसके ख्याल में मुझे तकलीफ़ पहुँच सकती है। सिर्फ मेरी बात होती तो कोई मसला नहीं था, मैं उसे हैंडल कर सकता था, लेकिन वो मेरी कमज़ोरी से अच्छी तरह से वाकिफ़ है। तुम,
اور میرے یہ تمام طلباء میری کمزوری ہیں۔ تم لوگوں کے ذریعے وہ مسلسل مجھ پر کاری وار کر سکتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ جلد از جلد یہاں سے نکل جاؤ، اس سے پہلے کہ میری مدافعت کچھ کم ہو۔ تم لوگوں کو یہاں سے فوراً نکل جانا چاہیے۔ اور وہ واپس آیا اور میدان صاف ہوا تو کیا تمہیں ختم نہیں کر دے گا؟ مجھے یقین ہے کہ آخر میں وہ کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑے گا۔ وہ پیدائشی اذیت پسند اور دہشت گرد معلوم ہوتا ہے، اس لیے فوری طور پر کچھ کرنا بہت ضروری ہو گیا ہے۔ اب تم نے رئیس کو کیوں منتخب کیا ہے؟ اسی لیے کہ میں جانتا ہوں وہ سب سے زیادہ حوصلے والا لڑکا ہے۔ بدتمیز بچوں میں بہت ساری اچھی خوبیاں بھی چھپی ہوتی ہیں۔ اسی وقت اندھیرے میں سے رئیس نمودار ہوا۔ سر، وہ سب بری طرح سے سہمے بیٹھے ہیں، لیکن شوق کی حالت میں نازیہ کے سوا کوئی بھی نہیں، اس نے آہستگی سے بتایا۔ گڈ، اب غور سے سنو، ہمیں یہاں سے نکلنے کی کوشش کرنی ہے، کمال نے کہا۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ کام سادگی سے کیا جائے۔ پچھلی کھڑکی سے آگ سے بچاؤ والا زینہ آسانی سے کودا جا سکتا ہے، یہاں سے نیچے پارکنگ میں اترا بھی جا سکتا ہے، وہاں خود کو سائے میں چھپائے رکھیں گے اور پھر طوفانی رفتار سے اسٹیڈیم کی طرف بھاگ نکلیں گے۔ 2-3 لڑکے زینے پر پہنچ جائیں۔ جب وہ زینے پر پہنچ جائیں گے تو وہ دوسروں کی اچھے طریقے سے مدد بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ کام ہر ایک کے بس کا بالکل نہیں۔ رئیس نے اس کی بات کاٹ دی۔ سر، پردوں کو پھاڑ کر رسی کی طرح استعمال بھی تو کیا جا سکتا ہے، اور اسی رسی کو کھڑکی سے باندھا بھی جا سکتا ہے۔ اکبر کے پاس چاقو موجود ہے۔ بہت اچھا آئیڈیا ہے، بہت اچھا، کمال نے ستائشی لہجے میں کہا، مگر پہلا کام سب کو سمجھانا ہوگا کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں۔ اچھا، کچھ پوچھنا ہے تمہیں؟ پوچھ لو، جا کر سب کو بتا دو۔ نہیں سر، تو ٹھیک ہے، جا کر سب کو سمجھا دو اور بتا دو کہ ہم کیا کرنے والے ہیں۔ چند لمحے بعد کمرہ سرگوشیوں اور پہلو بدلنے کی آوازوں سے بھر گیا۔ اندھیرے میں متحرک ہیولے دکھائی دینے لگے، پھر پردوں کو کاٹ کر ڈوریاں بنائی جانے لگیں۔ جب آوازیں خاصی اونچی ہونے لگیں تو سب کو آہستہ بولنے کا اشارہ کیا گیا، حالانکہ بولتا صرف رئیس تھا۔ وہ ہر بار ایک ہی بات کو دہراتا تھا، لیکن الفاظ سنائی نہیں دے رہے تھے۔ کمال کو کمرے کے ماحول میں کشیدگی محسوس ہوتی تھی۔ صورتحال کے متعلق سن کر طلباء کے جسم کمان کی طرح کھنچ گئے تھے۔ پہلی بار ان کے لیے امید کی کوئی کرن پھوٹی تھی۔ خود کمال کو اپنے جسم میں ایک نئی توانائی دوڑتی محسوس ہو رہی تھی، جیسے اس کے جسم میں توانائی کا کوئی پوشیدہ خزانہ یا پھر کوئی پوشیدہ چشمہ پھوٹ نکلا ہو۔ پھر ایک کھڑکی بڑے زوردار انداز میں کھلی۔ کمال نے بڑی مشکل سے خود کو اپنے آپ کو گرنے سے روک لیا۔ وہ خوفزدہ ہو گیا۔ اتنی بلند اور واضح آواز، ساتھ ہی کوریڈور میں قریب قدموں کی آواز ابھری۔ شش، آواز نہیں، اس نے سرگوشی میں تنبیہ کی۔ نذیر نے کمرے میں داخل ہوتے ہی سوئچ دبا کر روشنی کر دی۔ اس کے چہرے پر پریشانی کا تاثر تھا، جیسے وہ کمرے میں کسی غیر معمولی تبدیلی کی توقع کرتا ہو۔ اس نے تمام اسٹوڈنٹس کو غور سے دیکھا۔ ان میں سے بیشتر سو رہے تھے، کچھ نے روشنی سے بچنے کے لیے آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے تھے۔ 2 لڑکے دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے چندیائی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ کمرے میں کوئی خاص گڑبڑ تھی اور نذیر اس بات کو محسوس کر رہا تھا، لیکن شاید وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ اس نے گنتی کی، لیکن طلباء تو پورے تھے۔ کمال رشید فرش پر لیٹا سو رہا تھا۔ خوبصورت لڑکی نازیہ کو ٹیچر صوفیہ اپنی باہوں میں سمیٹے بیٹھی تھی۔ نذیر کمرے میں ادھر ادھر دیکھتا رہا اور ٹہلتا رہا کہ شاید معلوم ہو جائے کہ اسے سنائی دینے والی آواز کیسی تھی، کس چیز کی تھی، لیکن معمہ حل نہ ہو سکا۔ کمال سانس روکے فرش پر لیٹا رہا۔ کھلی ہوئی کھڑکی سے ٹھنڈی ہوا کمرے کے اندر آ رہی تھی۔ ماحول تیزی سے سرد ہو رہا تھا۔ اسے خوف تھا کہ کسی بھی لمحے نذیر کو یہ تبدیلی محسوس ہو جائے گی اور پھر سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ نجات کی آخری کوشش آغاز سے پہلے ہی ختم ہو جائے گی۔ وہ انتظار کرتا رہا، پھر کلک کی آواز نے اسے بری طرح چونکا دیا۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنے رد عمل پر قابو پایا، پھر اسے احساس ہوا کہ وہ سوئچ آف کیے جانے کی آواز تھی۔ کمرے میں اندھیرا ہوا اور نذیر باہر جا رہا تھا۔ وہ تیزی سے اٹھ کر بیٹھا۔ تیز دھڑکنوں کو معمول پر آنے میں کچھ دیر تو لگی، پھر اسے آہٹ سنائی دی۔ اس نے سر گھما کر دیکھا، رئیس اس کے پاس ہی کھڑا تھا۔ اب ہم جائیں سر؟
रईस ने सवाल किया। कमाल चंद लम्हे समात पर जोर देता रहा, लेकिन कमरे के बाहर कोई आहट महसूस ना हुई। मगर फौरन ही एक नामानूस सी आवाज़ आने लगी जो उसने पहले नहीं सुनी थी। वो उसको समझने की कोशिश करता रहा। बिलाखिर उसने कहा, रईस ज़रा ठहरो, छत पर कोई मौजूद है। एसपी जलीस स्कोर बोर्ड वाले केबिन में बैठे स्कूल की इमारत की तरफ देख रहे थे, जो अंधेरे में एक बहुत बड़े ह्योले की तरह दिखाई दे रही थी। काश वो किसी तरह उन खिड़कियों के पीछे झांक सकते। उन्हें अपने बाहर के 40 आदमियों की नकलो हरकत की पूरी तरह आगाही थी, लेकिन उसके जो मुट्ठी भर जवान स्कूल की इमारत की छत पर मौजूद थे, वो उनसे बिल्कुल बेखबर था। शायद इस हकीकत ने कि उसका बेटा भी यरगमालियों में शामिल है, उसे एक ऐसा एक्शन लेने पर मजबूर कर दिया था जिसके माहासिल से वो मुतमईन नहीं था, या शायद उसके पीछे इंसाफ पसंदी कार फरमा थी। मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना उसका फर्ज था। बहरहाल वजह कुछ भी रही हो, वो ऐसे अहकामात दे चुका था जिनके नतीजे में अब कुछ न कुछ होना ज़रूर था। हाँ, उसके आदमी तरबियत याफ्ता और डिसिप्लिन के तहत काम करने वाले आदमी थे। उनकी तादाद भी ज़्यादा थी और वो निशाने के पक्के और सच्चे भी थे। इसके बावजूद कामयाबी की कोई ज़मानत नहीं दी जा सकती थी। मुजरिमों के रद्द-ए-अमल के बारे में दुरुस्त अंदाज़ा कभी नहीं लगाया जा सकता था। वो इस तवक्को पर ये एक्शन ले रहा था कि मौत को सामने देखकर मुजरिमों के आसाब जवाब दे जाएंगे और वो हथियार डाल देंगे। उसने अपनी घड़ी में वक्त देखा और फिर इमारत के पिछले हिस्से पर नज़र डाली। अब से चंद मिनट बाद उसके जवान पोजीशन संभाल लेंगे और फिर उसका कैरियर दांव पर भी लग सकता है। कामयाबी उसे शोहरत और तरक्की दिलवाती और नाकामी की सूरत में उसका सब कुछ छिन भी सकता था। उसने सिगरेट सुलगाई और फिर इमारत की तरफ मुतवज्जो हुआ। वो उसका मंजर देख रहा था और उसके साथ साथ कॉल का मुंतज़िर था जो उसे बताती कि उसके जवान एक्शन के लिए बिल्कुल तैयार हैं। मंसूबा बिल्कुल सीधा सादा सा था। जिम्नेजियम के पीछे से 12 अफराद को इमारत की छत पर पहुंचना था। जिम्नेजियम की छत से स्कूल पर पहुंचने का जरिया रस्सी थी। स्कूल की छत पर पहुंचने के बाद खतरे की हुदूद शुरू होती थी। उसने एक बार फिर मंसूबे को जहन में दोहरा लिया। कहीं बहुत ज़्यादा खतरा मोल तो नहीं लिया जा रहा। रस्सी की मदद से उन लोगों को तीसरी मंजिल की खिड़कियों के शीशे तोड़कर अंदर दाखिल होना था और उस वक्त इमारत के गिर्द घेरा डालने वाले जवानों को अंदरूनी जीनों और आग से बचाव वाले जीने पर अचानक से झपटना था। इस मंसूबे में 2 मस्बत अनासिर थे, हैरत और अददी बरतरी। उसके जवानों को बुलेट प्रूफ जैकेट्स और गैस मास्क मयस्सर थे। टाइमिंग बिल्कुल दुरुस्त रही ना तो उसके 40 जवान तीसरी मंजिल पर मुजरिमों से ज़रूर टकराएंगे। सब कुछ मंसूबे के मुताबिक हुआ तो मुजरिमों को मज़ाहमत का मौका बिल्कुल नहीं मिल सकेगा, और अगर उन्होंने मज़ाहमत की तो वो मारे जाएंगे। उसने अपने जवानों को ज़रूरत के तहत फायर करने की खुली आज़ादी दे रखी थी। उसने वजारत दाखिला से और अपने आईजी से रब्ता कायम किया था। आईजी ने उस पर एतमाद का इजहार भी किया था, जबकि वजारत दाखिला ने बताया था कि फौरी तौर पर वजारत दाखिला से रब्ता किया जाए और वज़ीर आज़म को भी मुत्तला कर दिया जाएगा। उन्होंने यकीन दिलाया था कि तावान का बंदोबस्त भी कर दिया जाएगा, लेकिन बेहतर यही होगा कि दहशतगर्दी के सामने घुटने ना टेके जाएं। उन्होंने उससे सवाल किया था कि उसे किसी वफाकी एजेंसी की मदद की ज़रूरत हो तब भी वो बता दे। जनाब, ये मसला सिर्फ अददी बरतरी से हल होने वाला बिल्कुल नहीं। मुख्तलिफ एजेंसियों के हुजूम में काम बिगड़ भी सकता है, उसने आहिस्ता से जवाब दिया। उसी वक्त स्कूल का प्रिंसिपल जमीलुर रहमान बूथ में चला आया। और कितनी देर है जनाब? उसने आहिस्ता से पूछा। जलीस ने घड़ी पर नज़र डाली। अभी 10 मिनट बाकी हैं। पूरे 10 मिनट। मेरी दुआ है कि तुम्हारा मंसूबा कामयाब रहे। नाकामी की सूरत में मेरी तबाही यकीनी है। तुम्हारा इसमें क्या कसूर होगा? ये सब तो एक प्लानिंग है। बड़ा ओहदा बड़ी जिम्मेदारी भी लाता है, और ये तो गैर मामूली सूरत हाल है, जलीस ने आह भरकर कहा। और मंसूबे में गड़बड़ खारिज इम्कान नहीं हुआ करती। टाइमिंग में मामूली सा फ़र्क भी पड़ जाए तो 30 सेकंड में भी वो लोग खासी तादाद में बच्चों को मौत के घाट उतार सकते हैं। ये कहते हुए उसके जिस्म में थरथरी सी दौड़ गई। और वो जीनों को भी उड़ा सकते हैं। सबसे ज़्यादा फिक्र दर हकीकत जीनों के उड़ने की है। अगर
اس کے نیچے والے جوان اوپر نہیں پہنچ پائے تو مجرموں کے لیے اوپر والوں سے نمٹنا بہت آسان کام ہوگا۔ یہ کوئی ایسا فیصلہ تو نہ تھا، لیکن وہ اور کرتا بھی کیا؟ وہ ابھی ایکشن نہ لیتا تو کیس کسی اور ایجنسی کے ہاتھوں میں چلا جاتا۔ امکان یہی تھا کہ فوج کا SS گروپ کسی بھی وقت اس معاملے کو اپنے ہاتھ میں لے سکتا تھا اور یہ صوبائی حکومت کی اور محکمہ پولیس کی بھی توہین ہوتی۔ حالانکہ وہ جانتا تھا کہ وہ لوگ پولیس سے بہتر انداز میں اس معاملے کو نمٹا سکتے تھے۔ اس کے باوجود پیشہ ورانہ رقابت اپنی جگہ قائم تھی۔ کام تو وہ بہرحال اسی کا تھا، کوئی اور انجام دیتا۔ جب کوئی اور انجام دیتا تو اس کے محکمے کی نااہلی سامنے آتی۔ ویسے بھی جرم اس کے علاقے میں ہوا تھا، کسی اور کے علاقے میں تو نہیں۔ مجرم اس کا شکار تھے، کسی اور کے نہیں۔ جمیل الرحمان نے سگریٹ کا کش لگایا۔ اندھیرے میں سگریٹ کا سرا بہت روشن نظر آتا تھا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں پہلے نہیں سمجھ سکا تھا، اس نے کہا۔ میں نے سوچا بھی نہ تھا کہ نعمان جلیس تمہارا بیٹا ہے۔ کیسا اتفاق ہے کہ وہ بھی یرغمالیوں میں شامل ہے۔ جلیس نے سگریٹ سے سگریٹ جلانا چاہی۔ ایک زمانے میں نے سگریٹ نوشی بالکل ترک کر دی تھی۔ اس نے سگریٹ کے ٹوٹے کو فرش پر پھینک کر جوتے سے مسلا۔ پھر وہ دوبارہ بولا، مجھے امید نہیں تھی کہ آپ اس پریشانی میں یہ تعلق سمجھ سکیں گے، لیکن میرے اکلوتے بیٹے کا اس اسکول میں پڑھنا کوئی غیر معمولی بات تو نہیں، اور اتفاق سے وہ آج انگلش کی کلاس میں تھا۔ کاش اس نے تمہارے متعلق ڈینگے مارنے کی حماقت نہ کی ہو، جمیل الرحمان نے کہا۔ اس بات سے مجرموں کو اپنی قوت بڑھانے کا اچھا احساس بھی ہو جائے گا۔ اندھیرے میں جمیل الرحمان کو اندازہ نہیں ہو سکا تھا کہ اس بات نے SP جلیس کو ہلا ڈالا تھا۔ مجھے سچ سچ بتائیے، میرا بیٹا کیسا لڑکا ہے؟ جلیس نے سوال کیا۔ جمیل الرحمان صاحب کے لیے یہ استفسار حیران کن تھا۔ دیکھو، میں تمام طلباء کو اچھے طریقے سے بالکل نہیں جانتا، لیکن تمہارے بیٹے کو تھوڑا بہت ضرور جانتا ہوں۔ وہ اچھا طالب علم ہے، سپورٹس اور دیگر سرگرمیوں میں حصہ ضرور لیتا ہے۔ اسکول کی سیاست میں بھی اس کا عمل دخل ہے۔ نہ تو وہ ہمارا بہترین سٹوڈنٹ ہے، نہ بہترین کھلاڑی، لیکن مجموعی طور پر وہ اپنی کلاس کے ٹاپ سٹوڈنٹس میں شمار ہوتا ہے۔ چند لمحے خاموشی چھائی رہی۔ پھر جلیس نے کہا، میں ایسا نہیں سمجھتا تھا۔ میں تمہیں ایک ہی اہم بات بتا سکتا ہوں۔ اہمیت اس بات کی ہے کہ وہ اسکول میں کیسا ہے۔ گھر میں لڑکوں کا رویہ عام طور پر باغیانہ سا ہوتا ہے، مستقبل اچھے طالب علم کا ہی ہوتا ہے۔ ایسے باغی طالب علموں کا کوئی مستقبل نہیں ہوا کرتا۔ جلیس اب خاموش ہو کر وہ بات سوچ رہا تھا جو ابتدا میں اسے رہ رہ کر چبھ رہی تھی۔ کیا وہ اپنے بیٹے کو بحفاظت نکال کر لانے میں کامیاب ہو جائے گا؟ کیا وہ اپنے بیٹے کو بحفاظت نکال کر لانے کے لیے اتنی انسانی جانوں کو داؤ پر لگا رہا ہے؟ کیا ایسا ہی ہے؟ ہر بار وہ اس سوچ کے بعد یہی دعا کرتا تھا کہ کاش ایسا نہ ہو، بالکل ایسا نہ ہو۔ یہ تو ضمیر کے لیے مستقل خلش بنتی جا رہی تھی۔ اب کیا کرے وہ؟ تم ٹھیک کہتے تھے، جمیل الرحمان نے اسے چونکا دیا۔ اس تمام صورتحال میں دماغ ٹھیک طرح سے کام ہی نہیں کرتا۔ کیا مطلب؟ اس بات کا کیا مطلب تھا؟ اس یرغمالی کلاس میں ایک بہت اہم لڑکا موجود ہے، جانتے ہو؟ وہ وفاقی وزیر داخلہ کا بیٹا ہے، رئیس نام ہے اس کا، رئیس۔ اس کا جملہ پورا ہونے سے پہلے ہی جلیس اچھل کر اٹھ کھڑا ہوا۔ یا آپ مجھے اب بتاتے ہیں؟ وہ جملہ پورا نہ کر سکا۔ اسی وقت فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے ریسیور اٹھایا۔ ہیلو، SP جلیس اسپیکنگ، اس نے ماؤتھ پیس میں کہا۔ میں ہوم سیکرٹری بات کرتا ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ میری منسٹر صاحب سے بات ہوئی، وہ دورہ مختصر کر کے واپس آ رہے ہیں۔ اہم بات تو یہ ہے کہ ان کا بیٹا رئیس ظفر بھی اسی اسکول میں پڑھتا ہے۔ تم فوری طور پر مجھے کنفرم کر کے بتاؤ کہ… سر، ابھی چند سیکنڈ پہلے مجھے معلوم ہوا کہ منسٹر صاحب کا بیٹا بھی یرغمالی کلاس میں موجود ہے، جلیس نے مرے مرے انداز میں کہا۔ تو پھر غور سے سنو، تمہیں کوئی بھی ایکشن نہیں لینا، سنا تم نے کوئی بھی ایکشن نہیں لینا۔ لیکن سر، میں آرڈر دے چکا ہوں، اب کسی بھی لمحے آپریشن شروع ہو جائے گا۔ جلیس کی پیشانی پسینے سے تر تھی۔ فوراً ایکشن روک دو ایکشن، تم سمجھتے نہیں ہو۔ لیکن جناب، وزیراعظم نے تو… ہاں، وزیراعظم نے کہا تھا کہ دہشت گردی کے سامنے گھٹنے ٹیک کر اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرنی چاہیے، لیکن وہ سب پرانی باتیں تھیں۔ اب صورتحال بدل چکی۔ وزیراعظم کا کہنا ہے کہ انسانی جانوں کو خطرے میں نہیں ڈالا جائے گا۔
मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, वरना नताइज के जिम्मेदार तुम खुद होगे। सर, मैं अब कुछ नहीं कर सकता। ज़रा होल्ड करें, मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन बहुत मुश्किल है सर, बहुत मुश्किल। बहरहाल मैं लाइन होल्ड करके रखता हूँ, तुम मालूम करो और मुझे अभी सारी सूरत हाल बता दो, जल्दी। उसी वक्त जमीलुर रहमान साहब ने कहा, अरे उन्होंने स्कूल की लाइट्स ऑफ कर दी हैं। जलीस ने सर घुमाकर देखा। तीसरी मंजिल अंधेरे में डूब चुकी थी। वो मेज़ की तरफ बढ़ा जहां वॉकी टॉकी रखा गया था। जलीस स्पीकिंग, रिपोर्ट दो, क्या सूरत हाल है? केबिन इलेक्ट्रॉनिकल टरटराहट से भर गया। फिर वॉकी टॉकी पर एक सरगोशी उभरी। जमशेद बोल रहा हूँ सर, मेरे आदमी अभी घास में छुपे हुए हैं। हमें हरकत में आने में 5 मिनट लगेंगे। जिम्नेजियम की छत से स्कूल की छत तक रस्सी तान दी गई है। हमारा 5वां आदमी स्कूल की छत पर पहुंचने वाला होगा। 4 आदमी वहां पहुंच चुके हैं, बस 5वां पहुंचा ही पहुंचा। 5 मिनट लगेंगे सर, सिर्फ 5 मिनट। क्या तुम लोगों को देख लिया गया है? मेरा ख्याल है नहीं। तो फिर लाइट क्यों ऑफ हो गई? मुझे नहीं मालूम सर कि क्या हुआ। कोई नज़र तो नहीं आता यहाँ पर। फिर क्या हो रहा है? अपने आदमियों को वापस बुलवा लो, ऑपरेशन मुलतवी समझो, जलीस ने मरे मरे अंदाज में कहा। चंद लम्हे खामोशी छाई रही। फिर दूसरी तरफ से कहा गया, अब यह मुमकिन नहीं है जनाब। क्यों, क्या मसला है? वॉकी टॉकी जिम्नेजियम की छत पर है। दूसरी तरफ से हमारा राब्ता मुनक़ता हो चुका। तुम उन्हें सिग्नल नहीं दे सकते क्या? वो पहले ही स्कूल की तरफ पोजीशन ले चुके हैं। मैंने उन्हें ठीक 2:10 पर ऑपरेशन शुरू करने को कह दिया है। अब मैं उन्हें किस तरह से जाकर रोकूं? सब कुछ तय है। उसी वक्त मैदान के उस तरफ से रोशनी के गोले उछलने लगे। उनकी आवाज़ किसी बुलंद आहंग सरगोशी से ज्यादा न थी। जलीस तेजी से फोन की तरफ झपटा। सॉरी सर, कार्रवाई शुरू हो चुकी है। अब मैं कुछ नहीं कह सकता कि तुम्हारा क्या अंजाम होगा। दूसरी तरफ से होम सेक्रेटरी ने खुश्क लहजे में जलीस को बताना चाहा, दुआ करो कि तुम्हारी कार्रवाई कामयाब ना हो, तब भी तलबा के लिए मोहलिक साबित ना हो। सुना तुमने? जलीस को खूब अंदाजा था कि यहाँ तलबा का मतलब वजीर दाखिला का बेटा सिर्फ और सिर्फ रईस जफर है। उसका महफूज रहना बहुत ज़रूरी था और उसके लिए वो सिर्फ दुआ कर सकता था। अपने बेटे की फिक्र भूल कर उसे सिर्फ वजीर दाखिला के बेटे रईस जफर की ज़िंदगी अजीज़ थी। मैं तुमसे राब्ता रखूँगा, राब्ते में रहना मुझसे, होम सेक्रेटरी ने कहा और इसके साथ ही राब्ता मुनक़ता हुआ। जलीस रिसीवर रखकर स्कूल की तरफ देखने लगा, जो रोशनी के शैलों में धूप में नहाया हुआ नजर आता था। अब वहां हर तरफ रोशनी ही रोशनी थी। शहनाज एक झटके से बेदार हुई। उसने अंधेरे में क्लॉक की चमकदार सुइयों की तरफ गौर से देखा। उसे अंदाजा हो गया था कि वो तकरीबन 1 घंटा सोती रही थी। अपार्टमेंट में अंधेरा था, रोशनी की भी गुंजाइश न थी। उसने इधर उधर टटोला, बिल आखिर उसे रेडियो मिल गया। वो बटन दबाने ही वाली थी कि रुक गई। अब बाबर को कॉल करती तो उसे ये एतराफ़ भी करना पड़ता कि उसकी आंख लग गई थी और बाबर उसकी कोताही पर यकीनन नाराज होता। क्यों खामखा मुसीबत मोल ली जाए? बेहतर यह है कि बाबर की कॉल का इंतजार कर लिया जाए। और अगर बाबर ने कहा भी कि उसने पहले भी कॉल की थी तो वो कह देगी कि ट्रांसमिशन उस तक नहीं पहुंच सकी। मुमकिन है बाबर शक करेगा कि वो सो गई थी, लेकिन वो ये साबित तो नहीं कर सकता कि वो सोई थी। वो खिड़की की तरफ चली गई और तारीकी में कुर्सी पर जा बैठी। बाबर ने बिल्कुल ठीक कहा था। पुलिस बिल्डिंग में आई थी और पूरी इमारत खाली करवा के चली गई थी। उन्होंने अपार्टमेंट के दरवाजे पर दस्तक भी दी थी, लेकिन शहनाज सांस रोके बैठी रही। किसी ने लट्टू घुमाकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश भी की थी और शहनाज के आसाब जवाब देने लगे थे। उसने दरवाज़ा तो लॉक कर दिया था, मगर उसे बहुत ज़्यादा डर था कि मुमकिन है उन्होंने बिल्डिंग के मैनेजर से डुप्लीकेट चाबी भी ले ली हो। बिल आखिर उसे जाते हुए कदमों की दूर होती आहट सुनाई देने लगी और उसने सुकून की सांस ले ली थी, मगर वो पूरी तरह से पुरसुकून होकर 1 घंटे तक ही सो सकी थी।